नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। वेलकम टू सिनॉप्सिस। आज है 5 जनवरी 2021 और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हम 1 से लेकर 4 जनवरी तक का एक साथ देखेंगे। तो जो ये कोर्स है ये आप सिनॉप्सिस आई की वेबसाइट पर जाकर स्पेशल कोर्सेज़ में जाके देख सकते हो और अदर कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हो। फुल फ्लेज हिंदी मीडियम सिनॉप्सिस पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। अभी बाइलिंगुअल चलता है, अब फुल फ्लेज हिंदी रहेगा। तो जो पहली न्यूज़ है वो हिंदू की न्यूज़ है, वो ये है कि FSSAI ने जो भी ट्रांस फैट की लिमिट्स थी उनको कट डाउन कर दिया। WHO ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि 2023 तक ट्रांस फैट्स ख़त्म करने हैं वैश्विक रूप से, उसके लिए इन्होंने बनाया था। तो फिर न्यूज़ ये है कि ये वाली न्यूज़ है कि FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट के स्तर को कम कर दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। किस में करोगे? तेल और वसा में। 2021 के लिए 3% अलाउ है, 22 के लिए 2% अलाउड है। ठीक है। तो FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसी लॉ से बनाई गई एक्ट है, इसके लिए 2006 का, उससे बनाते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो एक ये विनियम है, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। GS4 में एक टॉपिक है रूल्स, रेगुलेशन और लॉ, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो उसमें से रेगुलेशन होते हैं जब लॉ नियम बन जाता है, कानून बन जाता है, उसके बाद उसको चलाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो खाद्य सुरक्षा और मानकों, इससे रिलेटेड जो विनियम है उनमें संशोधन कर दिया और 5% की आज के टाइम में सीमा है। तो इसको 2023 तक बंद करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसफैट एसिड या ट्रांस वसा TFA क्या है। तो ये कृत्रिम TFA तब बनते हैं। नॉर्मली वसा क्या होते हैं? जो ऑयल है, तेल है, तेल के साथ जब हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो फिर ये वसा बन जाते हैं, ये वाले ट्रांसफैट बनते हैं। ठीक है। हमने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो ठीक है, नहीं तो इनफैक्ट कई बार 9th-10th में केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है ये चीज़। डालडा होता था जो, ये वही डालडा ही है। डालडा में ट्रांसफैट होता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, तो सिस फैट होता है। ठीक है। ये बेसिकली जो ट्रांसफैट है कार्बन कार्बन बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं, वो आपको UPSC के लिए नहीं रटने। तो ये वसा का सबसे हानिकारक प्रकार है जो किसी भी दूसरे आहार के घटक, यानी कि आहार में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसकी तुलना में हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। और ये ज़्यादातर तो कृत्रिम रूप से बनते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, लेकिन कभी कभी नेचुरली भी मिलते हैं। और ये दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके साथ जुड़े हैं। तो जो मैंने आपको ये बताया कि WHO ने इसको ख़त्म करने की बात की, तो उसके लिए WHO ने चलाया रिप्लेस अभियान। रिप्लेस का मतलब है, ये टर्म्स हैं REPLACE, ये है, तो ये आपको याद नहीं करना है। मेंस में ऐसी चीज़ें आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो ऐसे। ठीक है। इस तरह से बना के यहाँ W वे फॉरवर्ड कर दो। ठीक। तो इन्होंने क्या किया है, कृत्रिम रूप से उत्पादित, औद्योगिक रूप से जो कृत्रिम ट्रांसफैट है वो उनको 2023 तक खत्म करना है वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से, क्योंकि ये जीवन रक्षा के लिए और जीवन को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थी पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है कि चाइना ने अपना जो डिफेंस लॉ है उसको अमेंड कर दिया है, उसका जो स्कोप है उसे बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया। तो संशोधित राष्ट्रीय रक्षा कानून, नेशनल डिफेंस लॉ ऑफ चाइना। तो इन्होंने 2 चीज़ें मेन ऐड की। पहली चीज़ ऐड की कि चाइना की जो विदेशों में आर्थिक गतिविधियां हैं या परिसंपत्तियां हैं उनको भी शामिल कर लिया है, जैसे जो भी उनके इनिशिएटिव्स हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। ठीक है। दूसरा कि चाइना के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो लैंड बॉर्डर हों, ठीक है, या फिर वो एयर वायु क्षेत्र हों, या फिर नेवी यानी कि जल सीमा हो, उनके बाहर भी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा दिया। तो इनके बाहर क्या होता है? एक होता है बाहरी अंतरिक्ष, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो नेटवर्क है, विद्युत चुंबकीय नेटवर्क, जैसे आप सैटेलाइट वगैरह देखते हो। ठीक। तो ये बाहरी आर्थिक गतिविधियों में इन्होंने स्पेशली एग्जांपल ये दिया। तो यहाँ क्या इशू है अभी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है पोलर सिल्क रोड। चाइना ने एक वो बनाया प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड, हिंदी में भी ओबोर लिखते हैं इसको, वन बेल्ट वन रोड। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट है, इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। तो इसमें पोलर सिल्क रोड है जो वर्ल्ड के ऊपर से जा रही है। ठीक है। अब अगर यहाँ देखो, ये है पोलर सिल्क रोड। तो ये रेड वाली है जो ये पोलर सिल्क रोड है, आर्कटिक रूट है। दूसरा ये ओवरलैंड रूट है पोलर सिल्क रोड का या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तीसरा है ये मैरीटाइम रूट। तो इन सब से रिलेटेड अगर आप देखो एक चीज़ कि चाइना का पाकिस्तान ये ग्वादर को लेकर ये एक कनेक्टिविटी है, इसे हम CPEC कहते हैं, इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चले हैं। तो इस वजह से चाइना ने इसको अपने डिफेंस से रिलेट कर दिया कि आप इनको, आपने कहीं अगर यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ कर दिया, तो आपने इसका मतलब चाइना पर अटैक किया। पोलर सिल्क रोड क्या है?
कि पोलर एरिया में ये आपका रशिया है, आर्कटिक सर्कल है, ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, तो ये पोलर सिल्क रोड कहलाती है। और ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज से, बेरिंग स्ट्रेट से, आइसलैंड से और इन सब चीज़ों से, इन सब जगह से जाती है। तो पोलर सिल्क रोड क्या है? शिपिंग मार्ग है जिसमें नॉर्थ ईस्ट पैसेज, नॉर्थ वेस्ट पैसेज और सेंट्रल पैसेज शामिल हैं जो आर्कटिक सर्कल से गुजरते हैं। और ये पूर्वी एशिया यानी कि चाइना, यूएसए और पश्चिमी यूरोप के 3 मेजर जो आर्थिक केंद्र हैं उनको जोड़ता है। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। मानंतु पद्मनाभन, ये केरला के समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। नायर सर्विस सोसाइटी NSS उसके संस्थापक भी हैं। उन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया और वैकोम सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। तो ये पर्सनैलिटीज़ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। देन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि यूनाइटेड नेशन वुमेन ने क्या किया। मानुषी चिल्लर, आई थिंक ये 2017 की ही मिस वर्ल्ड है, तो इनको कह दिया कि अब आप अवेयरनेस जनरेशन करो। ठीक, तो आर्टिकल तो ये तो था ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूनाइट। यूनाइट क्या है? यूएन की पहल है। यूएन जब भी अपनी पहल निकालते ज़्यादातर उसमें यूएन लिखता है इस तरह से, ठीक है। तो लिंग आधारित हिंसा, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, उस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला मंच जो है उसकी वैश्विक पहल है। और ये बान की मून, उन्होंने 2008 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है हिंदी में एकत्र करना, तो ये वही यूनाइट है कि दुनिया में सरकारें, नागरिक समाज, महिला, युवा, निजी क्षेत्र, मीडिया और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस, इन सबको शामिल करना है। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा है वो वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक है, जो आज की डेट में आप कोविड-19 को लेकर सुन रहे हो। मतलब ये तो छोटा पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में ये वो पैंडेमिक है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर एक कमेटी बनी थी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी के ये लोग हैं। इन्होंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में जब पूछता है ना कि एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, ये सब वे फॉरवर्ड आप वहाँ लिख सकते हो। तो पहली चीज़ ये आर्टिकल है कि आप देखते होंगे पक्षियों की वजह से फ़्लाइट्स को खतरा हो जाता है उड़ान के लिए। तो व्हाट दिस आर्टिकल सेज कि इन्होंने कुछ वे फॉरवर्ड दिए। पहली चीज़ इन्होंने हैबिटेट स्पेसिफिक, स्थान विशिष्ट पर्यावास प्रबंधन, ठीक है, लोकेशन स्पेसिफिक हैबिटेट मैनेजमेंट, जिसमें आप भोजन, पानी, घास का कवर, बसेरा स्थल, रैन बसेरा, उन सब की उपलब्धता को आप कम करोगे हवाई अड्डों के पास में, ताकि पक्षी वहाँ आकर्षित ना हो। ऑब्वियसली जब आपने उनको घर ही नहीं दिया तो दूर भागेंगे। फिर जो हवाई क्षेत्र में पक्षी जीवन का व्यवस्थित अध्ययन करना है, उनके पक्षी समुदाय की संरचना को भी समझना है। इसके अलावा सिंचाई और पानी के ठहराव से संबंधित चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से पानी का प्रवाह होता है तो ये पक्षी आ जाते हैं। फिर जो आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ है ATC, उसके लिए पक्षी विज्ञान प्रशिक्षण आप दोगे। हवाई अड्डों के 10 किलोमीटर के आसपास जितनी भी पक्षी प्रजातियां हैं उनका डेटाबेस बनाओगे। लोगों में आप जागरूकता फैलाओगे, जन भागीदारी कराओगे, ताकि जो वो पक्षियों को खाना खिलाया जाता है, दाने खिलाए जाते हैं, हवाई अड्डे के पास मत खिलाओ भाई प्लीज़, ये करो। देन हवाई अड्डों के अंदर प्रजनन को रोकना है, उनके आसपास बूचड़ खानों और कचरे की डंपिंग को रोकना है। इसके अलावा कुछ स्पीसीज स्पेसिफिक प्रजाति विशिष्ट सुझाव भी दिए हैं। तो पहला सुझाव है कि जो काले पतंगे हैं उनको अगर रोकना है तो जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे ख़तरा पैदा करते हैं। देन लैपिंग बर्ड होती है, उसके लिए छोटी घास कवर डेवलप करना है। कौवे को रोकना है तो खाद्य अपशिष्ट डंपिंग क्षेत्रों को हटाना है। कबूतरों को रोकना है तो पानी के ठहराव को रोकना है। और जल मुर्गी, ये जो पानी के बर्ड्स हैं उनको रोकना है तो जो गड्ढे हैं आसपास के वो भर दो। तो ये सब जो भी वे फॉरवर्ड टाइप आप लिख सकते हो। एग्जाम में ये चीज़ ना एज सच प्रीलिम्स में पूछेगा ना मेन से पूछेगा, बट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे लेके काफ़ी चीज़ें आती है, तो उसमें आप ये चीज़ें भी लिख सकते हो। देन वुली गैंडा, ये हिंदू में साइंस टेक पेज में आया था, ये एक्सटिंक्ट हो गया था, आइस एज में मिलता था। तो वुली गैंडा या वुली राइनो गैंडे की एक विलुप्त प्रजाति है। प्लेस्टोसिन आइस एज के टाइम पर पूरे यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में पाई जाती थी और पूरे हिमनद अवधि में यानी कि ग्लेशियल पीरियड के अंत तक ये लोग पाए जाते थे। प्लेस्टोसिन मेगाफोना का सदस्य था, अभी एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो चुका है, तो रिसेंटली कुछ इनके अवशेष मिले हैं। इसके बाद एक न्यूज़ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट PM ने लॉन्च किया। तो इससे रिलेटेड 2 न्यूज़ बनती हैं। एक है जो पिछले साल आई थी न्यूज़ में, किफ़ायती किराए के आवास परिसर, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC, और दूसरा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो लाइट हाउस मतलब छोटे हाउस बनाएंगे 6 शहरों में, हर एक में लगभग 1000 घर बनाए जाएंगे, ठीक है। ये
किसके अंडर आएगा? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, उसके अंडर इंडिया ने कहा हम ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। हाउसिंग टेक्नोलॉजी का चैलेंज है, ठीक है। तो ये क्या है कि नई प्रौद्योगिकियाँ इनको लेकर आएगा, ठीक है। वो हाउसिंग से रिलेटेड, निर्माण और नवाचार, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड, तो गरीब और मध्यम वर्गों के लिए ये मेनली काम करेगा। तो ये है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। देन जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, रेंट पे हाउस देना अफोर्डेबल हो, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, नॉट ग्रामीण, ठीक है, उसके अंदर एक सब योजना है, सब स्कीम है, उपयोजना है, और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो इसमें क्या होगा? ईज़ ऑफ लिविंग देनी है, जीवन यापन में आसानी। कभी कभी ना इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ईज़ ऑफ लिविंग को आप हिंदी में, देवनागरी में भी लिख सकते हो। तो औद्योगिक क्षेत्र के साथ में गैर औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में जो भी अर्बन माइग्रेंट हैं या पुअर लोग हैं उनके लिए है, ताकि उनको कार्यस्थल के आसपास सम्मानजनक और किफ़ायती घर मिल पाए जिनमें वो रेंट पर रह पाएँ। तो ये वो स्कीम थी। देन असम ने, एक नॉर्मल न्यूज़ है, असम ने अपनी रामसर साइट को बचाने के लिए वहाँ पर सामुदायिक मछली पकड़ना होता था, देवपार बील, उसको रोक दिया क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक शोषण हो रहा था। और CRPC की धारा 144 में निषेध आज्ञा दे दी गई है। देन रेड सैंडल्स को लेकर, इसकी स्मगलिंग लगातार होती रहती है। 2016 में इसको प्रीलिम्स में पूछा भी था। रेड सैंडल्स को रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, सैंडलवुड, LWOD, ठीक है, उसी सैंडल्स हो गया। लाल चंदन हिंदी में कहते हैं। दक्षिण पूर्वी घाट जो एंडेमिक है, ये मोस्टली आंध्रा के आसपास है। तो पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट के लिए स्थानिक, एंडेमिक, एंडेमिक यानी कि स्थानिक, इसका मतलब होता है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वहीं पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता है। तो इसकी जो खास बात है, चंदन क्यों फेमस है? सुगंध के लिए, लेकिन इसकी लकड़ी सुगंधित नहीं है, ये बस लाल रंग के लिए काफ़ी फेमस है। रिच रेड कलर होता है इसका, अच्छा खासा, ठीक। तो जो कि आप साउथ इंडियन चंदन जानते हो, वीरप्पन या मैसूर, कर्नाटका के जो जंगल हैं, वो वाला चंदन नहीं है, उसको संतलम या सेंटम चंदन कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये लकड़ी जो चाइना, जापान, यहाँ पे यूज़ किया जाता है ऐतिहासिक रूप से। देन एक न्यूज़ है कि इंडिया ने जो नया कोरोना वायरस स्ट्रेन है उसको कल्चर कर लिया। कल्चर करना मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कल्चर ही लिखोगे, संस्कृति नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ICMR ने SARS-CoV-2 के नया जो इसका वेरिएंट है उसको सक्सेसफुली आइसोलेट, अलगाव और कल्चर कर लिया, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो कल्चर वो प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने दावा किया है, अभी वेरीफाइड नहीं है। कल्चर क्या प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हो? कोशिकाओं को अलग जगह बनाते हो। कल्चर मतलब किसी चीज़ को आर्टिफिशियली उगाना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एक तो नेचुरल वेजिटेशन है, दूसरा एग्रीकल्चर है। तो इसी तरह से एक तो वायरस खुद भी उगते हो, वायरस कल्चर मतलब आपको कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों में उगाना है, उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर। तो आपको कल्चर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन सबरी नदी है, गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। ध्रुवीय सिल्क रोड हमने देख ही लिया है। देन अगली न्यूज़ है इंटरकनेक्टेड यूज़र चार्जेस। जियो के जो उन्होंने क्या किया, दूसरे नेटवर्क को आप कॉल करोगे तो वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो IUC जो ये है, ये रिजीम इस साल से ख़त्म हो गया। ये ट्राई ने, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ये आदेश दिया। तो IUC चार्ज क्या है? सपोज़ आप जियो के कस्टमर हो, आपको एयरटेल को कॉल करनी है, ठीक है। सपोज़ आपने जियो से जियो को कॉल की तो IUC इक्वल टू 0। इंटरकनेक्ट यूज़र, आपने इनको इंटरकनेक्ट नहीं किया, ठीक है, जियो से जियो को ही कनेक्ट किया। इंटरकनेक्ट मतलब एक नेटवर्क प्रोवाइडर दूसरे को करेगा, कनेक्ट कर रहा है। तो जियो एयरटेल को कॉल करने के लिए 6 पैसे कुछ देगा, जो भी चार्जेस होंगे। तो ये वही चार्ज है, एक चार्ज जो टेलको द्वारा यानी कि जियो द्वारा दूसरे ऑपरेटर यानी कि एयरटेल को दिया जाता है, जब पहले के ग्राहक यानी कि जियो के ग्राहक एयरटेल के ग्राहकों को वॉइस कॉल करते हैं। तो अब जियो की कॉल्स फ्री हो गई है। देन अगली न्यूज़ है जिलेटिन। ये इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती है वैक्सीन को लेकर कि ये हरम वैक्सीन है और व्हाट। तो व्यापक रूप से इसको यूज़ किया जाता है स्टेबलाइज़र के रूप में, ताकि जो टीके हैं वो सुरक्षित रहें, उनका भंडारण और परिवहन के दौरान वो प्रभावी रहें। पोर्क से ये बनाए जाते हैं, इस वजह से सारी कंट्रोवर्सी है। तो बस यही था 4 दिन में न्यूज़ में। तो आपके समय के लिए धन्यवाद। करोल बाग न्यू दिल्ली में बहुत ही जल्दी ऑफलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं एंड बोथ दीज इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग टू स्टार्ट। तो जुड़े रहिए सिनॉप्सिस IAS के साथ में और मिलते हैं अगले लेक्चर में।